हेलो नमस्कार सभी को राम राम। आज की इस क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 41 से चालू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो लोग रेगुलर होंगे उनको ही पता होगा, जो लोग आज अचानक से कूद रहे होंगे उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा। हम पिछली दो क्लासेस में आंध्र प्रदेश का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर था वर्ष 2021 का, है ना, आंध्र प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर का वर्ष 2021 का जो पेपर था, उसको पिछली दो क्लासेस में हमने, टोटल कितने क्वेश्चन है उसमें, 150 क्वेश्चन है। पिछली दो क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीवाईक्यू डिस्कशन की क्लास प्रतिदिन शाम को 7:15 पर अपलोड होती है। कितने? प्रतिदिन 7:15 पर अपलोड होती है। चाहे तो आप उसको प्रेमायर जो रहता है उसको लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आप बताते रहिए कौन सा लेक्चर आपको चाहिए। यदि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बात मानो मेरी, यदि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं भी कंटेंट अपलोड नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है, कुछ यहाँ पे रुक नहीं रहा है। मतलब जिसको आवश्यकता होगी वो बताएगा मुझे ये आवश्यकता है, तो वही वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कभी कभी काम होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे फूड सेफ्टी एक्ट 2006 पढ़ाना चालू किया, पहली क्लास में बोला था कि भाई बताओ आगे क्या चाहिए है, इसको कंटिन्यू करें या ना करें, किसी ने नहीं बताया, तो भाई अपन ने भी बंद कर दिया। ठीक है, तो उस तरीके से काम चलता है। खैर, चालू करते हैं हम आज की अपनी हमारी इस क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर है, ये पेपर ऑलरेडी इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पेपर को देख सकते हैं। इस पेपर के ही क्वेश्चन और आंसर विद डिटेल डिस्कशन मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। चालू करते हैं हमारी अपनी इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, मतलब आज का पहला क्वेश्चन, टोटल 41st क्वेश्चन, कि while sanitizing equipment and utensils manually in the 3 sink method, the recommended contact time with chlorinated water इज अप टू, ठीक है, और क्लोरीनेटेड वाटर की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वाटर में क्लोरीन कितना होगा, 100 से लेकर के 200 ppm तक होगा। कितना होगा? 100 से लेकर के 200 ppm तक की उसकी मात्रा हो सकती है। अब वापस से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बर्तन धोने के लिए एक मेथड होती है ना, भड़वा धोआ में खातिर एक तरीका हुआ था भाई। वह तरीका कहा हुआ था 3 सिंक मेथड कहावत है ना, क्या कहावत है? 3 सिंक मेथड कहावत है। 3 सिंक मेथड में क्या होगा? 3 सिंक रहेंगी आपके, उसमें किचन में सिंक होंगी, है ना, जहाँ पे बर्तन धुले जाते हैं उसको सिंक बोल रहे हैं अपन। तो उसमें 3 सिंक होती हैं। एक सिंक में पहले कुछ काम होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा। तो अब ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि इन तीनों सिंक में टोटल टाइम कितना लगना चाहिए। ठीक है, मतलब एक भड़वा, एक बर्तन यहाँ से चला तो यहाँ तक निकलने में उसको, पूरा धुल करके निकलने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, वो हमसे क्या है, एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन है आपके वही 20 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, और उसी में आ जाता है आपका 2 मिनट का। व्हाट इज दी राइट आंसर, है ना, तो द राइट आंसर इज 2 मिनट है। राइट आंसर क्या है? 2 मिनट है। 2 मिनट का उसमें समय लगना चाहिए। ठीक है, कितना? 2 मिनट का समय लगना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में 3 सिंक मेथड में क्लोरीनेटेड वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है? 100 to 200 ppm। ये भी पूछा जा सकता है, जो एक फैक्ट आपको उसमें दिया हुआ है वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जो 3 सिंक मेथड होता है ना, अब जो 3 सिंक मेथड होता है, इसमें यदि सिंक की बात करें तो पहले सिंक में क्या होती है? वॉशिंग होती है। दूसरे सिंक में क्या होता है? रिंज होता है। तीसरे सिंक में क्या होता है? सैनिटाइज होता है। ठीक है, वॉशिंग और रिंजिंग में क्या अंतर होता है इसको समझ लो। वॉशिंग जब आप कहते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने कपड़े धुलते हो ना, अपने कपड़े धुलते हो, तो कपड़े धुलने में क्या एक चीज होती है पानी के अलावा जो महत्वपूर्ण है, तो पानी के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कपड़े की धुलाई में, वो क्या है? डिटर्जेंट। वो क्या है? डिटर्जेंट। किसी भी प्रकार का कोई भी डिटर्जेंट उसमें हो सकता है। उसी प्रकार से भड़वा धुलने में भी, बर्तन धुलने में भी क्या होना चाहिए हमको? एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होना चाहिए। जब आप डिटर्जेंट के सॉल्यूशन से क्या करेंगे? सिंक में धोएंगे, सिंक वन में धोएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग बोलते हैं। सेकंड सिंक में क्या होगा? रिंजिंग होगा, मतलब साफ पानी से धो दिया। एक बार क्या किया, कपड़े को आपने, समझो कपड़ा धुल रहे हो, बर्तन नहीं धुल रहे हो, तो पहले क्या किया? डिटर्जेंट से धुल दिया, बाद में साफ पानी से उसको क्या कर दिया? खगाल दिया, है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया? रिंजिंग बोल दी। और तीसरे स्टेज में क्या था? सैनिटाइज करना, है ना। तो पहले स्टेज में किस भड़वा का क्या किया, सॉरी, भड़वा मतलब बर्तन होता है ना, तो वॉशिंग की, देन रिंजिंग की, देन सैनिटाइज किया। ये तीनों स्टेज में कितना समय लगना चाहिए? 2 मिनट का समय लगना चाहिए किसी भी बर्तन के लिए। ठीक है, और कितना कंसंट्रेशन में क्लोरीनेटेड वाटर होना चाहिए? लगभग 100 से लेकर के 200 ppm के कंसंट्रेशन में होना चाहिए। कहाँ पर होता है सैनिटाइजेशन क्लोरीनेटेड वाटर से? यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? इस तीसरी सिंक की स्टेज में होता है। ठीक है,
अगला 42nd, द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द डायोटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डायोटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स होता क्या है दरअसल, इसको आप सिंपल एक कैटेगरी में रखना चाहे तो कैसी कैसी कैटेगरी होती है, एल्गी कैटेगरी होती है। क्या कैटेगरी होती है, एल्गी की कैटेगरी होती है ना, किसकी कैटेगरी होती है, एल्गी कैटेगरी होती है। और इसको है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं हम इसको, कहाँ गया, ये रहा, है ना, एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी एल्गोलॉजी शब्द को, जो मेरे ख्याल से आपने बहुत मुश्किल से सुना होगा एल्गोलॉजी शब्द। अब ऑप्शन में तो एल्गोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में एल्गोलॉजी शब्द दिया हुआ है, लेकिन किताबों में और जनरल साइंस की पुस्तकों में एल्गोलॉजी शब्द नहीं लिखा होता है। उसकी जगह क्या लिखा होता है, फाइकोलॉजी लिखा होता है। उसकी जगह क्या लिखा होता है, फाइकोलॉजी लिखा होता है। तो ये भी एक समस्या रहती है कि उसका क्या दे दिया उन्होंने, सिनोनिम दे दिया, उसका क्या दे दिया, दूसरा नाम नाम दे दिया, ना कि वो नाम जो सबसे ज्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को। वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को। माइकोलॉजी फंजाई के अध्ययन को। माइको फंगस में प्राइमरली क्या आता है, मोल्ड और ईस्ट आते हैं, है ना। इसी के बाद पैरासाइटोलॉजी किसको कहते हैं, पैरासाइट्स के अध्ययन को। पैरासाइट्स क्या होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस होते हैं। प्रोटोजोलॉजी किसको कहते हैं, प्रोटोजोआ के अध्ययन को, जिसमें अमीबिया, प्लाज्मोडियम ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी हमने देख लिया कि एल्गी के अध्ययन को कहते हैं। एल्गी में प्राइमरली क्या आता है, डायटम्स आते हैं और डायनो फ्लैजिलेट्स आते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को कहा जाता है। बाकी माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के कारण जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है ना, कई बार पढ़ाया जा चुका है, कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी तक, जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज 19वीं क्लास है हमारी, ठीक है, अभी तक ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अब बात करें, यहाँ टॉक्सिन के टाइप दिए हुए हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या आता है, फाइकोटॉक्सिन आता है ना, क्या आता है, फाइकोटॉक्सिन आता है। फाइकोटॉक्सिन बहुत सारे एल्गीज के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। वैसी एल्गी जैसे हमने ऊपर देखा, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, है ना, साइनोबैक्टीरिया, इनके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, फाइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है। इस फाइकोटॉक्सिन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं या डिजीज क्या हो सकती हैं, तो एक क्या हो सकता है, सेक्सोटॉक्सिन, ब्रेवेटॉक्सिन, माइक्रोसिस्टीन्स। ठीक है, बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप फाइकोटॉक्सिन याद रखिए, कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूरोटॉक्सिन, ये कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, वो भी क्या है, एक प्रकार का एल्गी ही है। किसको इंपैक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को। क्यों इंपैक्ट कर रहा है भाई, तो एक तरीके से क्या कहें कि ये कौन सी कैटेगरी है, न्यूरोटॉक्सिन है, तो दरअसल किसको इंपैक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करेगा। कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी। कौन सा एल्गी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, कौन सा टॉक्सिन होता है उसमें, बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है। क्या टॉक्सिन होता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है। इसके कारण जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म बोलते हैं। इसके कारण नर्वस सिस्टम में जो बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एंटेरोटॉक्सिन दिया हुआ और हेपेटोटॉक्सिन दिया, तो इसको भी आप ध्यान में। चलो अगला आता है, द मेन एसिड फॉर्म्ड इन अ फर्मेंटेड वेजिटेबल पिकल्स व्हिच हेल्प्स प्रिजर्व द पिकलेज, है ना। आप अचार का क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो अचार के फर्मेंटेशन के दौरान जो सबसे प्रमुख अम्ल बनता है और वो उसके अचार के संरक्षण में मदद करता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है, वो कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फ्यूमरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल, है ना। तो कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कहाँ बनता है, अचार के फर्मेंटेशन में, पिकल्स के फर्मेंटेशन के पश्चात ये बनता है, जो क्या करता है, पिकल्स के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे, 3-4 नाम दिए हुए थे। सबसे पहले क्या आता है आपका, टार्ट्रिक एसिड आता है, जो किसमें मिलता है, इमली में मिलता है। और कहाँ मिलता है, अंगूरों में मिलता है ना। किसमें मिलता है, इमली में, और कहाँ मिलता है, अंगूर में। ठीक है, टैमरिंड और ग्रेप्स में मिलता है। कॉमन यूज टार्ट्रिक एसिड का कहाँ देखने को मिलता है, बेकिंग पाउडर में देखने को मिलता है। एफर्वेशन टेबलेट्स में मिलता है ना, किसमें, एफर्वेशन टेबलेट्स में मिलता है। तो वो हो गया। इसका टेस्ट कैसा होता है टार्ट्रिक एसिड का, तो जैसा इमली का टेस्ट तुमको पता है ना, वही टेस्ट है। अब उस टेस्ट को नाम क्या दिया जाता है, तो उस टेस्ट को नाम दे सकते हैं शार्प सॉर टेस्ट, है ना। कैसा, शार्प सॉर या शार्पली मेटेलिक टेस्ट, है ना। कैसा, शार्पली मेटेलिक टेस्ट। मेटेलिक टेस्ट क्या होता है, किसी धातु को जब तुम टच करते हो अपनी जीभ में, तो उससे जो टेस्ट निकलता है ना, उस प्रकार का टेस्ट किसमें से आता है, इमली की चटनी से आता है। हाँ, समोसे की चटनी में समोसा लेकर के उसमें इमली की चटनी डाल करके खाओगे ना, तुरंत स्वर्ग पहुंचते हो, बैकुंठ एकदम, है ना। उसके बगल में यदि इमली की चटनी के बगल में टमाटर की चटनी रखी हो, बस फिर ठीक। खैर, अगला आता है सिट्रिक एसिड। ये कहाँ से मिलता है, सभी सिट्रस फ्रूट से मिलता है। कहाँ से, सिट्रस फ्रूट से, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है,
ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे कहाँ यूज किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में, कैंडल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली है ना, उसका टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यूमरिक एसिड की बात कर रहे थे, मशरूम और लाइकेंस में क्या है, पाया जाता है ना, किसमें? मशरूम्स में और लाइकेंस में, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करें, वो हमने ऊपर पढ़ा, हमारा आंसर था फर्मेंटेड डेयरी एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे कि कर्ड हो गया, पिकल हो गया, इन सब में वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसको पिकल में, योगर्ट में, चीज में, फर्मेंटेड फूड्स में, मतलब कि डेयरी सेक्टर में यूज किया जाता है, इसके अलावा पिकल में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला 45th क्वेश्चन, द पिकल ट्रेडिशनल पिकल्ड वेजिटेबल ऑफ अ कोरिया, प्राइमरली ऑफ साउथ कोरिया, कहाँ की है? साउथ कोरिया की, सदर्न कोरिया, सदर्न कोरिया नहीं, सॉरी, साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कैबेज, रेडिश एंड अदर सीजनिंग, कोरिया की एक पारंपरिक अचार युक्त सब्जी, जो पत्ता गोभी, मूली, है ना, रेडिश क्या होता है? मूली होता है, और अन्य मसालों से तैयार की जाती है, उसको क्या कहते हैं? ये पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ाया हुआ है? ट्रेडिशनल फूड्स की उसमें लिस्ट में जाओगे ना, उसमें पाओगे कि ये तुमको मिलेगा उसमें, ठीक है। मतलब जो नोट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं मेरे यहीं यूट्यूब चैनल में, ट्रेडिशनल कंटेंट के नाम पे, ट्रेडिशनल फूड के नाम पे जो लेक्चर है उसको देखना, है ना। वो क्या होता है? किमची होता है। क्या होता है? किमची कहते हैं उसको, ठीक है। साउथ कोरिया वाले लोग क्या कहते हैं? किमची। यहाँ से भर भर के भारत के लोग क्या जाते, कहाँ जाते हैं? साउथ कोरिया किमची खाने के लिए। अबे अचार खा लो इधर, है ना। खैर, किमची साउथ कोरिया का है ये। जैसा हमने पढ़ा, कैबेज हो गया, है ना, और रेडिश हो गया, गार्लिक हो गया, चिली हो गया, बोले लहसुन, मिर्च, है ना, मूली, पत्ता गोभी, जो सब्जी मिली सब डाल के बना देते हैं, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पिकल को भी लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से बनाया ना बाबू, ऊपर इसके जस्ट ऊपर यही तो क्वेश्चन था, तो वही बात वापस से लिखी हुई है। अचार तुम कहीं भी बनाओ, लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से ही बनाओगे, ठीक है। या फिर दूसरा फर्मेंटेशन क्या होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। या तो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, है बात खत्म। खैर, एक क्या था? गुंडरू, ऑप्शन में दिया हुआ था ना। गुंडरू कहाँ होता है? नेपाल का एक रीजन में देखने को मिलता है। इसमें लीफी ग्रेन्स का यूज किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, है ना। जो राई होती है, राई के पत्ते जानवरों को खिलाए जाते हैं, इंसान भी खा सकता है, अच्छी भाजी बनती है उसकी, ठीक है। मूली के पत्ते की भाजी तुमने नहीं खाई होगी, कॉलीफ्लावर लीव्स की तुमने भाजी नहीं खाई होगी, ठीक है। तो इन सबका भाजी बनाया जाता है, और ये लोग नेपाली उसमें किस में यूज कर लेते हैं? गुंडरक में यूज कर लेते हैं, ठीक है। वही लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से होता है। सुनकी जापान की एक डिश है ना, इसमें टर्निप लीव्स का यूज किया जाता है। मेशू इंडियन या सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमारे डिश है, इसमें बम्बू शूट्स का यूज किया जाता है। किसमें? बम्बू के जो वो रहते हैं, तने रहते हैं, उनको पतला पतला छील करके क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के पश्चात, ठीक है। तो किमची, गुंडरुक, सुनकी, मेशू। किमची कहाँ का? साउथ कोरिया का। गुंडरुक नेपाल का। सुनकी जापान का। मिशू कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम का, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ स्पॉइलेज, पोटैटो इज ऑन, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, स्पॉइलेज के जो स्तर होते हैं उसके आधार पे हम पोटैटो, ओनियन और गार्लिक को किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन पेरिसेबल, सेमी पेरिसेबल, पेरिसेबल, स्टेबल, ठीक है। ये देखो, नॉन पेरिसेबल और स्टेबल ये दोनों सेम कैटेगरी होती है, ठीक है। अरे जो नहीं नहीं खराब हो रहा है उसका मतलब ही क्या हुआ? स्टेबल है। जो खराब नहीं हो रहा है उसका मतलब ही क्या होता है? कि वो स्टेबल है, ठीक है। तो बचा क्या अभी हमारे इसमें? सेमी पेरिसेबल, पेरिसेबल। अच्छा, बचा क्यों? मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ? अरे भाई, तुम्हारे घर में आलू है, तुम्हारे घर में लहसुन है, क्या कभी खराब नहीं होती है? अरे जब पता है खराब हो जाती है, आलू पड़ी रहने दो तुम 2 महीने 3 महीने, खराब हो जाती है अपने आप। तो इसका मतलब पेरिसेबल तो है। अब पेरिसेबल में दो कैटेगरी बचती हैं, या तो सेमी होगा या पेरिसेबल होगा। तो अब मजे की बात हमको ये समझनी चाहिए कि सेमी पेरिसेबल और पेरिसेबल में कितना अंतर है। अब उसमें जाने के पहले तुम खुद ये सोचो कि तुम मच्छी घर में लाते हो, या दूध घर में लाते हो, या सब्जी घर में लाते हो, रख देते हो, और सब्जी मतलब हरी सब्जी, ठीक है, और इधर आलू, लहसुन, प्याज लाते हो, रख देते हो। तुम खुद बताओ कौन जल्दी खराब होगा? मच्छी, दूध, या हरी सब्जी, या फिर आलू, प्याज, और लहसुन? ऑब्वियस सी बात है, ये पहले खराब होगा। तो भाई ये पेरिसेबल हो गया, ये क्या होगा? सेमी पेरिसेबल होगा। थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्रिएट करके रखना है, ठीक है। पेरिसेबल क्या होता है? जो जल्दी क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। यदि हम उसको कहाँ ना रखें? रेफ्रिजरेटर में ना रखें, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में ना रखें। क्या होता है उसमें? मिल्क होता है, मीट होता है, मच्छी होती है, हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। सेमी पेरिसेबल की बात करें, मतलब स्पॉइल तो होगा लेकिन थोड़े समय बाद होगा, ठीक है।
जैसे क्या हो गया, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक जो हमने ऊपर पढ़ा है ना। इसके अलावा आता है नॉन पेरिसेबल और स्टेबल, ये दोनों सेम टर्म होती हैं, कोई खास अंतर नहीं होता इनमें, ठीक है। वो जो खराब नहीं होते, लंबे समय तक रखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं कहें कि इनको तो जितना लंबे समय तक रखे रहो उतने अच्छे माने जाते हैं। जैसे चावल हो गया है ना, आटा हो गया। अब आटे को तुम उसमें रखो, आटे को एयर टाइट कंटेनर में रखो, लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। पल्सेस हो गई, दाल, शुगर, नमक है ना, ड्राई स्पाइसेस, सूखे मसाले हो गए, है ना। इसके अलावा शहद है, पास्ता है, कैंड फ्रूट्स हैं, ये सब इसमें क्या है, रखे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट्स विल स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रिजर्वेशन की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तकनीक है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को धीरा कर देती है, धीमे कर देती है, ठीक है। पहला आता है पाश्चराइजेशन, दूसरा आता है रेडोराइजेशन, है ना, तीसरा आता है वैक्यूम पैकेजिंग, चौथा आता है रेडिसिडेशन, है ना, क्या आता है, रेडिसिडेशन। देखो सिंपल सा, प्रश्न को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ना बाबू कि यदि प्रश्न समझ गए तो आधी कहानी अपने आप सॉल्व हो जाती है। प्रश्न समझो वापस से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट्स विल स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि कौन सी तकनीक ऐसी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह खत्म कर देगी, मार देगी। कहीं नहीं कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, बस उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। पास्चुराइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, इसमें खत्म हो जाता है, इसमें खत्म हो जाता है। स्लो डाउन किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम पैकेजिंग में। क्यों खत्म हो जाता है इनमें, इसमें इसमें क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम तापमान बढ़ा रहे हो। अब तापमान में तो बैक्टीरिया और जो भी वो था ना, पैथोजन, वो नहीं टिक पाएगा ना बाबू, तो मर गया बेचारा। यहाँ मारना था ही नहीं, यहाँ क्या बोलना था, ग्रोथ कम करनी थी, स्लो डाउन करनी थी। तो वो किस में होता है, वैक्यूम पैकेजिंग में होता है, ठीक है। तो वैक्यूम पैकेजिंग क्या करती है, ऑक्सीजन रिमूव कर देती है। अब वापस से तुमको जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, यही चाहिए ना भाई। चलो मैं तुमको खाना देता हूँ, पानी देता हूँ, लेकिन हवा बंद कर दूं, जियोगे, मर जाओगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का भी इसी तरीके से है कि उनको भी जीने के लिए कुछ चीजें चाहिए हैं। उनमें से किसी एक चीज को रोक दो, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे। हमको भी यही क्वेश्चन, स्लो ग्रोथ हो जाएगी। वही बात है, तो कौन सी चीज बंद कर दी वैक्यूम पैकेजिंग में, ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब ही क्या है, कुछ भी उसमें बाहर से नहीं जाएगा। बाहर से क्या जाता था, ऑक्सीजन जा रहा था। विच स्लोज और प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक का ही क्यों, कि भाई जो एनारोबिक होगा उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं रहा, तो वो तो ग्रोथ करता रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, अभी एरोबिक की बात हो रही है, जो वो जिसको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, वो जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जीने के लिए, उसका फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो ये क्या था, मेथड था, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मेथड दिए हुए हैं जो इसी तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन हो गया, ठीक है, उसमें तापमान कम करते हो तो ग्रोथ क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ऐसे ही फ्रीजिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग लगभग सेम मेथड है, ठीक है। बस टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। ड्राइंग या डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, उसमें तापमान तुम बढ़ाते हो, लेकिन तापमान इस तरीके से नहीं बढ़ाते हो कि अचानक से तुम क्या कर दो, ब्रास्ट टेम्परेचर लेकर के आ जाओ, अचानक से तापमान बढ़ा दिया, नहीं भाई। बहुत ग्रेजुअल क्या होता है, वो होता है ग्रोथ होती तापमान में। जैसे उदाहरण के लिए कि तुम खुले धूप में क्या कर दो, अपने एक प्रोडक्ट को रखो, आपने एक प्रोडक्ट को अपने किचन में गैस जला करके रख दो, किसमें तापमान जल्दी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तापमान जल्दी बढ़ेगा। इसमें तो जब सूरज चढ़ेगा धीरे धीरे तब तो तापमान बढ़ेगा। तो इसमें ग्रोथ भी कैसी रहेगी, ग्रेजुअल रहेगी, है ना। यहाँ पे तो अचानक से सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ड्राइंग क्या है, ओपन एयर की हमने इसमें रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, सॉल्टिंग आता है ना, जो कि मीट और पिकल्स में यूज होता है। सुगरिंग हो गया, जैम्स और जेली में यूज करते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम सील्ड चीज में यूज करते हैं। कैनिंग हो गया, जो कैंड बीन्स में यूज किया जाता है ना। अलग अलग जो मेथड है, अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बाबू। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। देखो पैराबीन्स है, बेंजोएट है, सॉर्बेट है और नाइट्राइट है, यही बस इतना ही ऑप्शन आपके उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जो हम उसकी बात करें, है ना, बेंजोएट की बात करें, तो बेंजोएट दरअसल किससे निकल करके आ रहा है, बेंजोइक एसिड से निकल के आ रहा है। किससे निकल के आ रहा है, बेंजोइक एसिड से निकल के आ रहा है। बेंजोइक एसिड तो अपने आप में एसिड की बात ही हो रहा है, और एसिड है दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक है। एसिड है दैट मीन्स कि अपने आप में वो क्या हो जा रहा है, ऑर्गेनिक हो जा रहा है, ठीक है। तो वो उसमें से बाहर निकल गया। सॉर्बेट कहाँ से निकल के आ रहा है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट फॉर्म है, ये सॉल्ट फॉर्म है। इसका एसिडिक फॉर्म क्या है, बेंजोइक एसिड। इसका एसिडिक फॉर्म क्या है, सॉर्बिक एसिड। क्या है इसका एसिडिक फॉर्म, सॉर्बिक एसिड, जो कि क्या है अपने आप में एक
ऑर्गेनिक वो है थिंग है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो बचता क्या है हमारे पास, है ना, हमारे पास बचता क्या है, नाइट्राइट्स, है ना, क्या बचते हैं हमारे पास, नाइट्राइट या नाइट्रेट बचते हैं। उसमें प्राइमरली जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, है ना। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, क्योर्ड मीट्स में इसको क्या है यूज किया जाता है। इसके अलावा और क्या इनऑर्गेनिक होता है, तो इसके अलावा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी आता है, कैल्शियम सल्फाइड आता है, बोरिक एसिड आता है, और क्या आता है, सोडियम डाई क्रोमेट आता है ना, क्या आता है, सोडियम डाई क्रोमेट। सबसे ओल्डेस्ट जो मानोगे इस इनऑर्गेनिक कैटेगरी में वो क्या है, दरअसल सोडियम डाइक्रोमेट ही है, हिस्टोरिकली यूज किया जाता है, आज की तारीख में लगभग नहीं के बराबर यूज होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, बोरिक एसिड है, सोडियम नाइट्राइड या फिर जो भी नाइट्रेट्स होते हैं उसके वो आते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। देखो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नाइट्रेट या नाइट्रेट, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, बॉटुलिज्म को। अब बॉटुलिज्म क्या है, ऊपर पढ़ाया, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म के कारण क्या हो रहा था, बॉटुलिज्म हो रहा था, जो कि क्या है, एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है। तो ये प्रिजर्वेटिव जाकर के उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया वो उस एल्गी को इनहिबिट कर देगा, तो ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला आता है द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, इस किसी भी मिश्रण को इस तरीके से मिक्स करना, किसी भी मिश्रण को इस तरीके से मिक्स करना कि जो सॉल्यूट है वो पूरे सॉल्वेंट में क्या हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनाइजेशन बोलेंगे। वापस द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन वो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन क्या है, दूध के होमोनाइजेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस यूनिट ऑपरेशन का एक उदाहरण है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क, ठीक है। होमोजेनाइजेशन क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल के साइज को रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, वापस से बात जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी, ताकि क्या हो जाए, मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से पूरे उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्या हो जाए, बराबर हो जाए हर जगह, ठीक है। रिड्यूस द मिल्क फैट ग्लोब्यूल साइज टू लेस देन 1 माइक्रोमीटर विच अलाउज देम टू स्टे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यही बात बोल रही थी ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वह किसके रूप में होती है, यूनिट ऑपरेशन में बात करें तो डिसइंटीग्रेशन के रूप में होती है। किसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही होता है किसी चीज का क्या होना, बड़े साइज का क्या होना, टूट जाना, किसमें, छोटे साइज में। कितना, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, कितना, लेस देन 1 माइक्रोमीटर में क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। कितने में, लेस देन 1 माइक्रोमीटर में क्या हो रही है, टूट रही है, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। बड़े मॉलिक्यूल किसके, फैट ग्लोब्यूल के बड़े मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। बार्ले, जौ बोलते हैं ना बार्ले को, बार्ले विच हैज बीन पॉलिश्ड टू रिमूव सम और ऑल ऑफ द आउटर ब्रान लेयर अलोंग विथ द हल इज नोन एज। जौ जिसे चमकाकर उसके बाहरी भूसे और छिलकों को पूरी या आंशिक रूप से हटा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, बार्ले ग्रोट्स, हल्ड बार्ले, पर्ल बार्ले या स्कॉच बार्ले, उसको क्या कहा जाता है, पर्ल बार्ले कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्ल बार्ले के नाम से जाना जाता है। पर्ल बार्ले वह होता है जिसे घिस कर, जैसा कि उसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था ये बात, तो कि उसे घिस कर या पॉलिश करके उसकी बाहरी भूसी, ब्रान लेयर क्या होती है, जो गेहूं होता है उसकी जो बाहरी भूरी लेयर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रान लेयर बोलते हैं। ऐसे ही जवा के में, जौ में क्या होती है, एक बाहरी लेयर होती है भूसी, जो सबसे बाहरी लेयर होती है ना, सबसे बाहरी, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रान लेयर बोलते हैं, भूसी की वो लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। छिलका या आंशिक रूप पूर्ण रूप से हटा दिया गया, इससे क्या है, जल्दी पक जाता है। अब पर्ल बालने में क्या कर दिया तुमने, इस बाहरी लेयर को हटा दिया, इससे क्या होता है, जौ को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो जौ क्या होता है, बड़ी आसानी से पक जाता है, ठीक है। यह जौ का सबसे आम और बाजार में उपलब्ध क्या होता है, रूप है, जिसे अलग अलग चीजों में क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बार्ले ग्रोट्स होते हैं, इनमें केवल बाहरी छिलका हटाया गया होता है, यह सबसे पौष्टिक होता है। हल्ड बार्ले, इसमें छिलका हटा होता है लेकिन भूसी ब्रांड बनी होती है, ठीक है। समझो ये जौ है, इसके सबसे बाहरी एक लेयर है जो फालतू की लेयर है, किसी काम की नहीं है। उसके नीचे, जस्ट नीचे एकदम ब्राउन लेयर है, जस्ट लाइक आवर स्किन, है ना, कि हमारी स्किन में भी तो इसी प्रकार से क्या होता है, लेयर दर लेयर बनी होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी रहता है। इसके अलावा स्कॉच बार्ले आता है, ये मोटा पिसा या हल्के से घिसा हुआ होता है, जो आमतौर पर स्कॉटिश व्यंजनों में यूज किया जाता है ना।
कहाँ पे देखने को मिलता है? स्कॉटिश कंट्रीज में देखने को ये मिलता है। ठीक है, अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द माल्टिंग ऑफ द बार्ले ग्रेन्स फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द बियर। ठीक है, तो बियर निर्माण के लिए जो जौ के दानों को माल्टिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत माना जाता है? ठीक है, माल्ट इज बार्ले ग्रेन्स जर्मिनेटेड टिल रूट्स एंड स्टेम जस्ट बिगिन टू अपीयर। माल्ट क्या है? इज बार्ले ग्रेन से ही निकला हुआ है। जर्मिनेशन होता है इसका, कब होता है? जब तक कि रूट और स्टेम नहीं निकल आती हैं। इसके अलावा ग्रीन माल्ट इज जेंटली ड्राइड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द जर्मिनेटेड ग्रेन कीपिंग एंजाइम्स इंटैक्ट। तीसरा है कि एंजाइम इन जर्मिनेटेड ग्रेन्स कन्वर्ट स्टार्च इन द ग्रेन ऑफ द शुगर्स। चौथा आखिरी है, ईस्ट कैन यूटिलाइज स्टार्च इन अ ग्रेन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इथेनॉल एंड CO2। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, तो ये जो चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है यही हमारा क्या है? आंसर है। उसमें जो बात लिखी हुई है क्या है? गलत बात लिखी हुई है। ईस्ट प्रत्यक्ष रूप से स्टार्च का उपयोग करता ही नहीं है, और ये क्या कह रहे हैं कि ईस्ट कैन यूटिलाइज स्टार्च इन अ ग्रेन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू इथेनॉल एंड CO2। देखो बात सही है कि यदि स्टार्च को यूटिलाइज करता है तो कन्वर्जन इथेनॉल और CO2 में होता है, ये बात सही है। लेकिन बात यही गलत है कि यूटिलाइज करता ही नहीं है, तो फिर क्यों कन्वर्जन होगा, क्यों कुछ होगा? ठीक है, सबसे पहले माल्टिंग प्रक्रिया में क्या होता है? स्टार्च को एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, ठीक है, स्टार्च सिर्फ किस एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है? एमाइलेज के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ये एमाइलेज दो जगह पाया जाता है। एक कहाँ पाया जाता है? हमारे बक्कल कैविटी में, जब तुम खाना मुंह में डालते हो तभी एमाइलेज का रिसाव हो जाता है। और दूसरा कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टमक में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, खैर उसके बाद ही वो क्या होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। बट अगेन की ये सब प्रक्रिया यहाँ पे हो नहीं रही है। ये जो माल्टिंग होती है बारले की, ये 4 चरणों में होती है। पहला स्टीपिंग होता है, उसको पानी में भिगो के रखते हैं। फिर जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होता है। क्या होता है? अंकुरण होता है, बीज फूटता है। क्या बोलते हैं उसको? हम बीज फूटना बोलते हैं। एंजाइम विकसित होते हैं जो इन स्टार्च को तोड़ सकते हैं। फिर क्या होता है? सुखाना, किल्निंग है ना, कि अंकुरण को रोका जाता है और स्वाद विकसित होता है। इसके बाद क्या किया जाता है? सैक्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन होता है। इससे ईस्ट केवल माल्टोज और सिंपल शुगर का उपयोग करता है, वह स्टार्च का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, स्टार्च का उपयोग तो, स्टार्च को तो हमने पहले ही ब्रेक डाउन करवा दिया ना इस स्टेज में, तो अब स्टार्च का उपयोग क्यों करेगा वो? स्टार्च की बजाय वो किसका उपयोग करेगा? माल्टोज का उपयोग करेगा। अगला, द मोस्ट सॉरी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई मिलिंग wheat in which a bran and a germ are wholly or partially removed and remainder continue to a suitable degree of फाइननेस इज कॉल्ड, है ना, गेहूं को पीस कर प्राप्त वह उत्पाद जिसमें भूसी और अंकुर को पूरी तरह आंशिक रूप से हटा दिया जाता है। ठीक है, और शेष को उपयुक्त महीनता तक पीसा जाता है ताकि आप क्या कर सके? उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो गेहूं में से भूसी और अंकुर को हटा करके बचे हुए भाग को क्या किया जाए? महीन महीन पीसा जाए। तो उस चीज को क्या बोलते हो? आटा, दलिया, कॉकस, कुसकुस और सेमोलिना। ठीक है, वापस से आटा दलिया तुमने सुना होगा। आटा में से भूसी और अंकुर को बिल्कुल नहीं हटाया जाता, उसको उसी में क्या कर लिया था? लिया जाता है। बाद में क्या किया जाता है? उसको चाला जाता है, चलनी से चाल करके क्या कर देते हैं? जो ब्राउन लेयर रहती है उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है बाहर। गांव क्षेत्रों में चलनी को उपयोग करते हैं, शहरों में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आता है दलिया। दलिया में तो क्या करते हैं भाई? उस पूरे गेहूं को, बड़े बड़े जो पूरा गेहूं था उसको छोटे छोटे दानों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। इसमें आटा नहीं बनाया जाता। दलिया में की परिस्थिति में क्या करते हैं हम? आटा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें भूसी और अंकुर तो पूरा का पूरा रहा आता है। ठीक है, भूसी और अंकुर तो पूरा का पूरा रहा आता है। बचता क्या है हमारा आंसर में? सेमोलिना, है ना। राइट आंसर क्या है हमारा? सेमोलिना, है ना। अब आता है कि कॉस्कस और सेमोलिना क्या होते हैं? तो ये स्मॉल स्टीम्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टीम्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके? ड्यूरम व्हीट के, है ना। किसके? ड्यूरम व्हीट, सेमोलिना के, कॉमनली यूज्ड इन नॉर्थ अफ्रीकन क्यूजिन्स। इसके बाद सेमोलिना क्या होता है? तो कोर्स प्यूरिफाइड व्हीट होता है ना। कैसा होता है? दरदरा पिसा हुआ सूजी जो होता है, जिसको उपमा, हलवा, पास्ता आदि आदि में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमोलिना बोलते हैं। ठीक है, अगला 53rd क्वेश्चन, विच वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एल्यूरोन लेयर ऑफ द व्हीट ग्रेन, है ना। जो व्हीट ग्रेन में अलग अलग लेयर पाई जाती हैं उनमें से एक एल्यूरोन लेयर रहती है। उस एल्यूरोन लेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ना। पहला कथन है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन। दूसरा कि मोर देन 80% ऑफ द मिनरल्स ऑफ द व्हीट कर्नल आर
concentrated in this layer, it is lost along with the bran when wheat is milled. आखिरी में आता है कि in wheat grain the aileron tissue consists of a multiple layer of the cells. What is the right answer? ठीक है, तो जो डी स्टेटमेंट है वो एलिरोन लेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो एलिरोन लेयर इन अ व्हीट ग्रेन इज सिंगल लेयर ऑफ दी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल लेयर ऑफ दी सेल्स। तो इन व्हीट ग्रेन द एलिरोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स। नो, एलिरोन लेयर इन अ व्हीट ग्रेन एलिरोन लेयर इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, नॉट अ मल्टीपल। इट लाइज बिटवीन द एंडोस्पर्म एंड सीड कोट, है ना, किसके बीच में रहती है, एंडोस्पर्म और सीड कोट के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे पूरी लेयर्स की मैंने एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी लेयर की एक लिस्ट दी हुई है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रान लेयर मिलेगी, है ना, क्या मिलेगा, एक ब्रान लेयर मिल जाएगी। उस ब्रान लेयर में फाइबर्स रहता है प्राइमरली, है ना, क्या रहता है प्राइमरली, फाइबर रहता है। जब आप रिफाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें से फाइबर क्या हो जाता है, वो हट जाता है ना, वो क्या हो जाता है, सॉरी, ब्रान लेयर क्या हो जाती है, हट जाती है। और ब्रान लेयर के हटने की वजह से, है ना, ब्रान लेयर के हटने की वजह से क्या होता है, वहाँ से फाइबर भी हट जाता है। ठीक है, एक इंडोस्पर्म लेयर रहती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेन रहता है। मतलब गेहूं का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी लेयर कौन सी होती है, एंडोस्पर्म लेयर होती है। कौन सी, एंडोस्पर्म लेयर होती है ना। इसके बाद एक जर्म लेयर रहती है। इसके बाद क्या होती है, एलिरॉन लेयर होती है, जो कि हम अभी क्वेश्चन में लगा रहे थे। एंजाइम रिच होती है, क्या होती है, एंजाइम रिच होती है। सिंगल लेयर होती है ना, क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। एंडोस्पर्म और ब्रान के बीच में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है ना, किसके बीच में, एंडोस्पर्म और ब्रान के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्या है, सीड कोट है, उसको सीड कोट के बीच में भी बोल सकते हैं आप, एंडोस्पर्म और सीड कोट के बीच में, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सीड कोट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर रहती है ना, क्या होती है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर रहती है, जो कि सीड को, बीज को क्या करती है, बचा करके रखती है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई मिलिंग ऑफ द कॉर्न। यदि आप कोई कॉर्न की या मक्के की क्या करते हैं, ड्राई मिलिंग करवाते हैं, तो उस कॉर्न की ड्राई मिलिंग से तुमको क्या प्राप्त होगा, है ना। पहला कॉर्न स्टार्च, कॉर्न साइरप, कॉर्न मील, या फिर क्या है, कॉर्न, सॉरी, डेक्सट्रीन, है ना, क्या मिलेगा, डेक्सट्रीन। तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो यदि आप क्या करवाते हैं, ड्राई मिलिंग करवाते हैं किसी कॉर्न की, तो आपको क्या मिलता है, कॉर्न मील प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कॉर्न मील प्राप्त होता है। अब कॉर्न के अलग अलग जो वो होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्न ग्रेट होता है, कॉर्न मील होता है, कॉर्न फ्लोर होता है ना, कॉर्न ब्रान होता है, कॉर्न जम होता है, होमिनी ग्रिट्स होता है। तो ये यहाँ पे एक पूरा सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कॉर्न ग्रिट कहें, यदि हम, है ना, कॉर्न ग्रिट कहें, तो मक्के के दरदरे जो कण होते हैं उसको कहा जाता है। कॉर्न मील कहें तो मक्के का जो आटा होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, कॉर्न फ्लोर कहें तो मक्के का जो महीन आटा होता है। वापस से, कॉर्न मील और कॉर्न फ्लोर में क्या अंतर है, तो मक्के का दरदरा आटा कॉर्न मील कहलाता है, और मक्के का एकदम फाइन पिसा हुआ आटा, एकदम मतलब बहुत ही चिकना वाला, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्न फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिफरेंस है हर टर्म में, है ना। कभी आप चक्की के, आटे चक्की की दुकान में बैठे होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि वो क्या करता है, चक्की के साइड में एक शाफ्ट लगा रहता है, उस शाफ्ट को घुमाता है। उस शाफ्ट को घुमाने से होता क्या है, उस शाफ्ट को घुमाने से जो तुम्हारा वो रहता है, अनाज रहता है, उसमें से आटा किस प्रकार का बनेगा, फाइन बनेगा, कोर्स बनेगा, दरदरा बनेगा, महीन बनेगा, ये तय होता है उस शाफ्ट को घुमाने से। यदि शाफ्ट को टाइट कर दिया जाए तो महीन हो जाता है, ढीला कर दिया जाए तो कैसा हो जाता है, दरदरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कौन ब्रान आता है, ये आउटर कवरिंग रिच इन फाइबर। जब ब्रान, है ना, ब्रान का तो मतलब ही क्या है भाई, जो फाइबर रिच आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रान बोलते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रखने हैं। मक्के का जो अंकुरण होता है उसको कौन जम बोलते हैं। अगला, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वेट मिलिंग ऑफ दी, है ना, पहले ऊपर तुमने क्या करवाया, ड्राई मिलिंग, किसकी, कॉर्न की। सेम ईयर, सेम पेपर, और जस्ट अपोजिट वेट मिलिंग करवाओगे तो क्या होगा, है ना, कि प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वेट मिलिंग ऑफ द कॉर्न कर्नल्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, कि कॉर्न कर्नल्स की क्या करवाओगे, तुम वेट मिलिंग करवाओगे तो निम्नलिखित में से, मक्के के दानों की वेट मिलिंग कराओगे तो निम्नलिखित में से सब कुछ प्राप्त होगा, एक कोई एक चीज नहीं प्राप्त होगी। वो कौन एक चीज प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अब वापस से थोड़ी सी बुद्धि लगाना। वेट मिलिंग मतलब, वेट तो मतलब क्या हुआ, गीला, वेट तो मतलब क्या हुआ, गीला। ठीक है, तुमको क्या चाहिए, उनमें से कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो नहीं मिलेगी। क्या गीली परिस्थिति में जो वेट मिलिंग होगी, सीधी सी बात है, वो ड्राई तो रहेगी नहीं, वेट रहेगी। तो क्या वेट मिलिंग में तुमको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से आटा मिल सकता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, है ना, एनालिटिकल, कि क्या कभी भी आटा मिलेगा, नहीं पता था तुमको, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ किस तरीके से सोचने पर, कि क्या तुमको कभी भी आटा मिल सकता है, उसमें से कभी मिलेगा ही नहीं।
तो राइट आंसर भी क्या हमारा डी कॉर्नफ्लोर है ना। राइट आंसर क्या हमारा कॉर्नफ्लोर। वेट मिलिंग से क्या क्या मिलता है, वेट मिलिंग से हमको स्टार्च मिलता है, कॉर्न ग्लूटेन मिलता है ना, मील और कॉर्न ग्लूटेन क्या मिलता है हमको, फीड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न जम, कॉर्न ऑयल, कॉर्न लिक्कर, डेक्सट्रोज, सॉर्बिटॉल, मॉडिफाइड स्टार्च, ये सब कुछ मिलता है एक्सेप्ट कॉर्नफ्लोर। कॉर्न ऑयल भी मिलेगा तुमको, ठीक है, लेकिन कॉर्नफ्लोर नहीं मिलेगा। 56 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ लीन मीट, है ना। लीन मीट कितना परसेंटेज होता है, रिक्वायर्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन इन कम्युनिटेड और रिस्ट्रक्चर्ड मीट प्रोडक्ट में, है ना। तो जो मीट प्रोडक्ट होता है उस मीट प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज लीन मीट होना चाहिए, है ना, उसमें कितना परसेंट क्या होना चाहिए, लीन मीट होना चाहिए, 25, 40, 50 या फिर 75। तो कितना परसेंट होना चाहिए उसमें, 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25% उसमें लीन मीट होना चाहिए। कितना, 25% लीन मीट होना चाहिए। द फाइनल प्रोडक्ट शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स नेमली, है ना। यहाँ पे ये हमारा जो वो है गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अभी चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। द प्रोडक्ट शैल हैव अ मिनिमम 50% मीट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें 50% मीट होना चाहिए, इंक्लूडिंग उस 50% में लीन मीट भी है, फैट भी है, एडिबल ऑयल भी है। अब उस 50% में से, उस 50% में से लीन मीट पोर्शन सेल नॉट बी लेस देन 25%, ये क्वेश्चन था हमारा। लीन मीट का पोर्शन कितना नहीं होना चाहिए, 25% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि उस 50% मीट में फैट भी शामिल है, एडिबल ऑयल्स भी शामिल है, लीन मीट भी शामिल है। तो लीन मीट तुमने निकाल दिया 25%, फिर बचा क्या, तो फिर देखो उस 25% के बाद लगभग फैट कंटेंट कितना होना चाहिए, पोर्क वगैरह के लिए 30% होना चाहिए, 25% फॉर द रेस्ट ऑफ द फूड एनिमल्स होना चाहिए, और 15% बर्ड एंड रैबिट्स के लिए होना चाहिए क्या, फैट कंटेंट। क्या होना चाहिए, फैट कंटेंट। सबके लिए अलग अलग है, पोर्क है तो 30%, एनिमल फूड है तो 25%, बर्ड और रैबिट खा रहे हो तो 15% होना चाहिए, ठीक है। बट अभी के लिए हमारा क्वेश्चन क्या था, लीन मीट का था, वो कितना, 25%। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस और प्योरी रिक्वायर्ड एज पर द रेगुलेशंस इन अ फ्रूट स्क्वाश इज, है ना। जो फ्रूट जूस रहता है, ठीक है, जो फ्रूट जूस रहता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ फ्रूट जूस और अ प्योरी रिक्वायर्ड एज पर द रेगुलेशन इन अ फ्रूट जूस, फ्रूट स्क्वाश, है ना। स्क्वाश में फ्रूट जूस कितना होना चाहिए, है ना, स्क्वाश में फ्रूट जूस कितना होना चाहिए। आप इसकी भाषा बदल दीजिए और इसको कहिए कि स्क्वाश में टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए। स्क्वाश में टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। क्वेश्चन दूसरी बार आया है, शायद चौथी या पांचवी क्लास जो डिस्कशन की उसमें जाकर के आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। वहां पूरी लिस्ट बताई हुई थी कि कितना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग लिस्ट बनाई गई है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि फ्रूट जूस रेडी टू सर्व वाला है, फ्रूट जूस रेडी टू सर्व वाला क्या होता है, तुम एक कहाँ गए, जूस की दुकान में गए, जहाँ पे तुमको जूस तुरंत बना करके दिया जा रहा है, ताजा ताजा जिसको बोलते हैं ना। तो वो जो ताजा ताजा जूस दिया जा रहा है उसमें 100% कंटेंट होना चाहिए, उसमें मिनिमम फ्रूट जूस में टोटल सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ और मिला करके नहीं बेच सकते हो। लेकिन फ्रूट स्क्वाश में कितना रहेगा, 25%। फ्रूट साइरप में कितना रहेगा, 25%, ठीक है। फ्रूट बेवरेज ड्रिंक रहेंगे तो उसमें कितना, मोर देन 10% रहना चाहिए, ठीक है। जैम जेली में 45%, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। वापस से हर चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैम जेली तुम जरूर याद रख के रखो, है ना। जैम जेली हो गया, वो बिल्कुल पता होना चाहिए। और ऊपर के जो तीनों लिखे हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला आता है, हाँ, 58th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क फॉर चीज मेकिंग। चीज मेकिंग के लिए जो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है ना। पहला बात कहता है कि पास्चुराइजेशन प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बाय किलिंग देम। बात तो सही है भाई, पास्चुराइजेशन क्या करता है, मार देता ना पैथोजन्स को। इट इम्प्रूव्स द कीपिंग क्वालिटी ऑफ द मिल्क। कीपिंग क्वालिटी क्या होती है, कीपिंग क्वालिटी होती है सेल्फ लाइफ, इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ। बात तो सही है ना, पैथोजन मर गया, सेल्फ लाइफ बढ़ गई, बात खत्म। तीसरा, मेक्स मिल्क कमर्शियली स्टेराइल। चौथा है, डिस्ट्रॉयज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कुड इंटरफेयर विद द एक्टिविटीज ऑफ द डिजायरेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द स्टार्टर कल्चर। बात सही है कि भाई जो भी वो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे उसमें प्रोडक्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं उनको खत्म कर देता है, बात सही है। सी स्टेटमेंट क्या कहता है, सी स्टेटमेंट कहता है मेक्स मिल्क कमर्शियली स्टेराइल। नहीं भाई, यहाँ पर
वो कमर्शियली स्टेराइल नहीं बना रहा है। कमर्शियल स्टेराइजेशन करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, ठीक है, यूएसटी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। खैर, तो अभी के लिए पास्चुराइजेशन इज अ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, है ना। पास्चुराइजेशन क्या है, माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है, जो कि पैथोजन को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, रिड्यूस कर देता है स्पॉयलेज को, सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या क्या है, उसमें समस्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो थर्मोड्यूरिक होंगे या थर्मो रेजिस्टेंट होंगे। जो थर्मोड्यूरिक थर्मो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होंगे, कल का जो क्वेश्चन था, कल के क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, उसको जाकर के देखो और इस क्वेश्चन को देखो, सेम बात लिखी हुई है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया, बात सेम है, ठीक है। कल क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, पास्चुराइजेशन से कौन सी चीज मरती है, ईस्ट मोल्ड, यही तो मरते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो नहीं मरते हैं, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं मरे हैं, तो फिर कमर्शियली स्टेराइल कैसे हुआ, ठीक है। वो कहां से आएगा, यूएसटी से आएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये बताना कि यूएसटी से आएगा वो। अगला, ट्राइकोनोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्राइकोनोसिस एक बीमारी है, वह किसके कारण होती है। पहला, सीवेज कंटामिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा इनकम्प्लीट कुक्ड इन्फेक्टेड पोर्क, है ना। इसके अलावा रॉ और इनसफिशिएंटली कुक्ड फिश फ्रॉम ओशियंस। चौथा है कि इनप्रॉपरली वॉश रूट वेजिटेबल्स ग्रोन इन सीवेज और सीवेज फर्टिलाइज्ड फार्म्स, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, तो सीवेज कंटामिनेशन ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ठीक है। रॉ मटेरियल, रॉ और इनसफिशिएंट कुक्ड फिश फूड नहीं, नहीं, ठीक है। इनकम्प्लीटली यदि क्या करते हो, तुम सुअर का मांस खाते हो और सुअर के मांस को तुम पकाए नहीं अच्छे से, क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो लकड़ी थी पकाने वाली खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई, तो बोले चलो जो पका वही खा लेंगे। अरे जो पका वही खा लोगे तो ट्राइकोनोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइकोनोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसी ट्राइकोनोसिस क्या कहा जाता है, ट्राइकोनोलिस कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, ट्राइकोनोलोसिस कहा जाता है, जो कि क्या है, पैरासाइटिक डिजीज है, क्या है, पैरासाइटिक डिजीज है, जो किसके कारण होती है, अनकुक्ड या पार्सली कुक्ड पोर्क मीट खाते हो तब ये डिजीज होती है। किसके कारण होती है, यह एक राउंड वॉर्म के कारण होती है, जो कि एक लार्वा है ना, किसका, राउंड वॉर्म का एक लार्वा होता है, उसका नाम क्या है, ट्रैकिनेलिया स्पेरेलिसिस है, कौन है, ट्रैकिनेलिया स्पेरेलिसिस, है ना। तो कौन सी बीमारी हो गई, ट्रैकिनोसिस हो गई। क्या होता है उसमें, तुम्हारे दर्द होगा मसल्स में, फीवर आएगी, फेस फूल जाएगा, है ना, उर्फी जावेद जैसा फेस हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगला आता है, द मेथड फॉर क्योरिंग मीट व्हेन द क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स आर रब्ड इनटू द मीट इज नोन, है ना, कि जब मांस को ठीक करने के लिए सामग्री को मांस में रगड़ा जाता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्योरिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्योरिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्योरिंग का है ही नहीं, क्योरिंग के टाइप्स का प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न का है, क्योरिंग के टाइप्स का है ना। तो ये जब इस तरीके से कि मेथड ऑफ क्योरिंग मीट व्हेन द क्योरिंग इंग्रेडिएंट्स आर रब्ड, है ना, मसला जाता है उसमें। समझो तुमने रात में 2 बजे पड़े पड़े बिस्तर में यूट्यूब में वीडियो सरकार है, उसमें एक चाइनीज वीडियो आ गया, उसमें क्या कर रहा है व्यक्ति, कटा हुआ बढ़िया मांस लिया और हाथ में, एक हाथ में और दूसरे हाथ में क्या लिया, नमक लिया, मसाला लिया, उसके ऊपर रगड़ देता लेके हाथ, है ना। वो जो रगड़ा ना मांस, उस मसाला उसमें बढ़िया, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्राई क्योर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम उस प्रोसेस को ड्राई क्योर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट एडिशन मेथड क्या है, इंजेक्शन क्योर क्या है, पिकल क्योर क्या है, ड्राई क्योर क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पिकल क्योर को हम वेट क्योर बोलते हैं ना, उसमें बड़े बड़े कट लगा के मसाले उसमें उछेड़ दिए जाते हैं, सॉल्ट है, शुगर है, नाइट्राइट है, स्पाइसेस है, इमर्ज करवा दिया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन में, डुबा दिया जाता है, ठीक है। ड्राई क्योर में बाहर से रगड़ा जाता है, इंजेक्शन में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट करवा दिया जाता है मीट में, ठीक है। तो ये मेथड क्या रहते हैं, क्योरिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, म्यूट क्योरिंग के लिए मेथड उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की कुछ चंद बातें थी। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से 80 की बात करेंगे। हमको 150 क्वेश्चन तक इस पेपर में पहुंचना है अभी, ठीक है। चलो आज की इस क्लास को यहाँ पे बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।